मैं जब यहाँ प्रवेश किया तो एक हेल्दी ड्रिंक मुझे पीने को मिला। उसके बाद में कुछ थोड़ा विजिट किया, योगेश जी से चर्चा की। चर्चा के बाद में मैंने पूछा कि संस्था कब से है, तो उन्होंने बताया कि करीब 60 साल पहले से कोई नागरिक के व्यक्ति थे, उन्होंने प्रारंभ किया। और ये प्रारंभ किया, उसके पीछे कारण निश्चित रूप से जो हमारा भारत का दर्शन है, न तो कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुक्तप्ता नाम प्राण नाम आरती नाशनम, जो अभी हमने अपनी प्रार्थना में भी लिखा। अभी हमने सबने अपनी प्रार्थना की थी, भावना हम सभी की सभी सुखी हो बारंबार, सत्य संयम शील का व्यवहार हो बारंबार, वो प्रार्थना भी थी हमारी। तो मैंने प्रारंभ में ये कहा कि बड़ी महत्वपूर्ण संगोष्ठी है। अब इस हॉल के अंदर हम बैठे हैं, इससे बड़ी बड़ी रैली भी होती है। अभी रावण के चबूतरे में भी राजनेताओं की रैली होती है, बहुत बड़ी होती है, दूर दूर से बसें भर के आती है। लेकिन क्या वो रैली बड़ी है, संगोष्ठी बड़ी है? ये हमारा एक चिंतन का विषय है। और ये चिंतन का विषय जो योगेश जी जिस भाव को लेकर के इस ट्रस्ट को गति दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर के अग्रसर की भूमिका में है, तो वो काम बड़ा है और इतना महत्वपूर्ण है कि हम जब बात करते हैं, हम जब लोक व्यवहार में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जीवन में यदि पहला सुख है, तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया है। पहला सुख निरोगी काया। सर्वमेव परित्यज्यम शरीरम अनुपालेय। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ करके पहले अपने शरीर पर ध्यान दें। अपने शरीर पर जब ध्यान दोगे तो फिर आप वो सारे काम कर पाओगे जो इस संसार में हमको करने हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, इस चार चौखट के अंदर ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया इसी के बीच में काम कर रही है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिनमें काम जो मोक्ष और धर्म का जो विषय है, जो धर्म का तात्पर्य एक्चुअली हमारी ड्यूटी से है, हमारे कर्तव्य से है। मैं यदि सेहत मेरी ठीक हो गई तो मैं आप बोलने के लिए आऊंगा, और सेहत ठीक होगी तो आप सुनने के लिए आएंगे। वे विचारों का संप्रेषण, विचारों का लेन देन, काम करना, अपना व्यवसाय करना, अपने काम पर जाना, काम करवाना, काम करना, ये सारा का सारा विषय इस शरीर पर निहित है। जब शरीर ठीक नहीं होता तो कहते हैं कि कोई काम करने का मन नहीं है। इसलिए ये जो संगोष्ठी है, ये संगोष्ठी सबसे महत्वपूर्ण बड़ी है। तो निश्चित रूप से इसके लिए जब मैंने कहा कि हमारे लोक व्यवहार में भी बहुत सारी चीजें हैं, जो हमारा भारतीय चिंतन है, दर्शन है, जिसको हम कई बार विस्मरण हो जाते हैं, जिसको हम किसी कार्यक्रम के कारण कितना महत्व देते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे लोक व्यवहार में चलता है, लेकिन लोक व्यवहार में नहीं है, ये तो भारतीय चिंतन है। जब पूरे मनुष्य की 3 इच्छाएं होती है, डिजायर से 3 है, उनमें पहली जो इच्छा है वो प्राणेष्णा है, प्राणों को बचाना चाहता है। लेकिन प्राणों के लिए कितना काम करता है वो सोचने का विषय है। प्राणेष्णा, धनेष्णा और परलोकेष्णा। वो चाहता है कि मेरे प्राण बचे रहे, वो चाहता है कि मेरे पास में खूब पैसा इकट्ठा हो, और पैसा भी इकट्ठा सब कुछ होने के बाद में जब आगे में जाता है तो कहता है कि हे परमात्मा मोक्ष की प्राप्ति हो, परलोकेष्णा है, सही जगह पहुंच जाए। तो प्राणेष्णा को हमने देखा है, हमको कितना स्मरण रहता है विषय है। लेकिन हमने अभी कोविड में दौर से निकले हम लोग, तो कोविड में लोग हमें फोन करते थे कि सर आपका वो आईसीयू कोई जा गया है, मुझे एडमिट करवाओ, मेरा कितना पैसा लग जाए लेकिन बस मेरी प्राण बच जाए। तखत सिंह जी के आए डॉक्टर थे हमारे, डॉक्टर साहब कैसे भी करो मेरे कोशिश करो, मैं महात्मा गांधी में जाकर आया, मथुरा दास में जाकर आऊं, अब मेडिकल में कोई जानकर हो तो वहां पर मुझे भर्ती करवाइए, पैसा कितना भी लगे लेकिन मेरे प्राण बचने चाहिए। तो ये उस समय बोध होता है। अभी जब हम युवावस्था में चलते हैं, जब हम शरीर चलता है धड़ाके से, तो उन चीजों का हम कितना ख्याल रखते हैं। और जब कहते हैं ना कि अब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी ब्राह्मी एक पौधा है, एक प्रतिवर्ष पर काम हुआ है। कुछ व्यक्तियों ने ऐसे मिले कि जिन्होंने 80 वर्ष के हैं, और उन्होंने कहा कि मैं
स्नान करते समय नित्य प्रति अपने नासा धुंधरों में तेल लगाता हूं। मैंने अपने जीवन में एक काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से तेल लगाता हूं तो अभी तक मुझे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमने प्रत्यक्ष देखा है। अभी कुछ दिन पहले एक नाइट ड्यूटी किया बोर्ड। अभी हमारे गुप्ता जी बैठे हुए, हमारे लगभग 80 वर्ष की उम्र प्रोफेसर बनवाला जी बोर्ड के लिए आके वाइस चांसलर रहे, उनके भी गुरु जी वेद प्रकाश जी, उनकी 96 ईयर हो गए। अब वो ये कार्यक्रम आया था, हमने उनको आयुर्वेद श्रोमणी पुरस्कार दिया। उनसे हमने कहा गुरु जी, कभी उन्होंने कहा कि तबीयत थोड़ी नरक सी है तो किसान को टेबलेट ले लो, कहते मैं आज तक ही लिए तो क्या लूंगा, 4 साल का तो हो गया। तो ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण है जिन्होंने 96 वर्ष तक की उम्र में वो अभी भी हैं, जिन्होंने दवा के नाम पर कोई टेबलेट नहीं, ऐसे उदाहरण है। तो मेरे से योगेश जी ने कहा कि आप आइएगा, उनका फोन आया, वैसे किशोर जी का फोन आया कि बोलिए। तो मैंने कि बोलना क्या है कि बस स्वास्थ्य संगोष्ठी है। तो मैंने कहा मैं बोलिए आप क्या बोले हैं, ठीक है आप जो आपको लगता है बोलिएगा। तो मैंने कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बोले, प्रोटीन वगैरह इनके बारे में बोले, कार्बोहाइड्रेट, सारा खान के बारे में हम सबको पता है। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है, हम उसको याद कितना रख पा रहे, स्मरण कितना रख पाते। जब रोग होते हैं, मैं आयुर्वेद का आदमी हूं तो कुछ मैंने रेफरेंस के वैसे लिए आयुर्वेद के वही संस्कृति प्रोफेसर से लेके हमको वो स्मरण रहना चाहिए कि हम वैसा हमारा चिंतन रहा है। तो मैंने फिर कहा कि मैं खान पान को लेता हूँ, खान पान का विषय जो हमारा विषय है, क्योंकि हम लंबे अंतराल से आज लगभग 25 देशों में आयुर्वेद की टीचिंग शुरू हो चुकी है। देश के बाहर 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पर आयुर्वेद की मेडिसिन जारी है। 100 से अधिक देश ऐसे जिन पर आयुर्वेद की सिद्धांत जा रहे हैं। लोग हैप्पीनेस के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर खान पान की पद्धति क्या है उसको सीखने के लिए आते हैं। मेरे मित्र हैं तमिल जी भी आएंगे, वो रसिया जाते हैं और वहां पर कैसे जीवन शैली हो इस पर वो काम कर रहे हैं। ऐसे कई कंट्रीज में उनका काम है। तो भारत के स्वास्थ्य के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की स्वीकार्यता पूरे वैश्विक स्तर पर है, और वो वैश्विक स्तर पर क्यों हुई ये हमें देखना होगा। उसके अनेक ऐसे प्रमाण है। अभी कोविड का दौर था तो ऐसे देश भी थे जिनकी जनसंख्या कम थी और हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हमारी जनसंख्या, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर जो मृत्यु दर है उन देशों की अपेक्षा कम रही। तो उनके जो रिसर्च हुआ है, जो शोध हुआ है, ऐसे पेपर पब्लिश हुए हैं कि यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के बाद भी मृत्यु दर कम क्यों रही। तो उनके कुछ कारण निकल के आए कि भाई यहाँ पर क्या है, भारत का जो दर्शन है, भारत का जो लोक व्यवहार है, उसमें क्या है कि प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड, या क्या है कि नाश्ता करते हैं तो सुबह बनाते हैं, या फिर शाम को जो रावड़ी बनाते हैं सुबह चाट मिला के पीते हैं, दोपहर को फ्रेश खाना बनता है, शाम को खाना फ्रेश बनता है। फ्रिज का कल्चर अब चलने लगा है गाँव में धीरे धीरे, अन्यथा वो भी नहीं है। तो वही सब कारण रहा कि जो हमारी खान पान की पद्धति है उस पद्धति से हम कम प्रभावित हुए, दुष्प्रभावित कम हुए। तो महत्वपूर्ण विषय खान पान का है। खान पान का विषय कितना महत्वपूर्ण है ये आज से नहीं, ये मैंने कहा ना कि जैसे पहला शुद्ध लोग खाया। तो हम जब बात करते हैं तो चाहे वो वैदिक काल से हमारा स्वास्थ्य का संकल्पना रही हो, चाहे लोक व्यवहार की संकल्पना है, वेदों में भी जब बात करते हैं तो 100 वर्ष की बात करते हैं। और 100 वर्ष के ऐसे नहीं है कि लकड़ी पकड़ के चलना है। पश्चिम सर्दे सतम सूर्याम सर्दे सतम प्रभा में सर्दे सतम सतमादि नाम से मैं 100 वर्ष तक जीऊं, 100 शरद ऋतुओं तक जीऊं। शरद ऋतु क्यों बोला है, सामने एक बार आती है, लेकिन शरद ऋतु बोलने का उससे भी कारण है। तो मैं 100 शरद ऋतुओं तक जीऊं, 100 शरद ऋतुओं तक देखता हुआ जीऊं, बोलता हुआ जीऊं, सुनता हुआ मेरा जीवन हो। अभियान किसी भी प्रकार की कोई विकलता, कमजोरी 100 वर्ष तक मेरे अंदर नहीं आनी। और यही कारण है कि हम अपने लोक व्यवहार में भी जब आशीर्वाद लेते हैं तो ये कहते हैं कि 100 साल जियो। तो 100 साल जीना तो हमारा इस देश का मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य की संकल्पना है। 100 साल जीना तो हमारा अधिकार है, हमारा चिंतन है, हमारे ऋषियों की साइंटिफिक, हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी ये चिंतन रहा है। और कैसे फिर 100 साल जीना है तो कैसे जीना है, ऐसा नहीं उन्होंने 100 साल जीना तो फिर वैसे ही जीना, कैसे जीना उसका मार्ग क्या आप 100 साल ऐसे जी सकते हैं, ऐसे केंद्रों के माध्यम से जी सकते हैं।
आप अपनी डाइट को प्लान करके, डाइट को समझ करके, खाने का विषय छोटा विषय नहीं है। एक बार जो अपने लक्ष्मण जी थे तो वो बताए थे कि भैया जी ने कहा कि मैं गाँव के आरोग्य वार्ते में, कैसा आरोग्य वार्ते में आरोग्य का विषय, तभी काम थोड़ा देश में कम है कि काम कम कैसे होता है, आरोग्य का विषय छोटा हो नहीं सकता। सबसे बड़ा विषय तो आरोग्य का है। यदि आदमी सबसे महत्वपूर्ण विषय तो स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं उसका हमको अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो 100 साल हम कैसे रह सकते हैं, तो वहां पे फिर जब आयुर्वेद की संकल्पना है, मान लिखा है आयु प्राणे माने धर्मार्थ सुख साधन आयुर्वेदोपदेशिषु विधेय परमार्थ। हमको वो जो सिद्धांत है हमारे, जो उनको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। कैसा हमारा खान पान हो, कैसे हमारी जीवन शैली हो, कैसा हमारा मानसिक चिंतन हो, उस विषय पर हमको जाना। तो उसी से संबंधित मैंने कुछ ऐसे ही रेफरेंस को लिए हैं, जो आपको एक बार देखेंगे तो आपको स्मरण करना है। 1835 में मेडिकल कॉलेज कोलकाता का था, तो वहां पर कहा ये जो योग वगैरह है, ध्यान साधना और ये जो आयुर्वेद है, ये अनसाइंटिफिक नॉलेज है, ये अवैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। तो मुगलों का इतना लंबा कालखंड रहा, अंग्रेजों का कालखंड रहा, 800 वर्षों का कालखंड रहा, लेकिन इस देश की जो शाश्वत विधा है, जो हमारे स्वास्थ्य के पैमाने हैं, उनको वर्षों के कालखंड के बाद में 800 वर्षों के जो कालखंड रहा, इसको समाप्त करने का प्रयास किया। पूरी तरह से आपको बंद कर दिया। लेकिन आज भी वो पूरे है, तो है जीवन से करने वाले जो काम है, उनको कोई बेटा वो खत्म कर दो, तो वही लोग विचार है उसी तरह। तो कैसे सोशल तो मैं आपको बस कि हमारे हजारों वर्ष पुराने उनका क्या कर सकते हैं। तो हमारे है आपको शरीर ऐसे लोगों को जो मेरा विषय है वो है आहार का विषय। बिहार का विषय बहुत बड़ा विषय है, इस पर कभी हम भी आएंगे, संजय जी भी आएंगे और सारा पर आपसे चर्चा करेंगे। तो हितकर आहार विहार वो एक मेरा विषय। यदि हितकर आहार विहार आप लेते हैं तो आप सोचा जी सकते हैं, लेकिन इन मानसिक भावों के साथ में समीक्षाकारी आपको चिंतन तो करना पड़ेगा कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उससे काम नहीं चलने वाला है कि जो प्लेट में आ गया, जो थाली में आ गया, जो मन किया, जो जितनी बार किया वैसा खाते जाएंगे, और फिर बाद में 60 साल के बाद में और उसके बाद में नेचुरोपैथी सेंटर पर या आयुर्वेदिक सेंटर पर या और अपनी जो वैकल्पिक चिकित्साएं हैं वहां पर आकर के आपको लाभ मिले। तो वो कारण की कटने पर एक बार अगर शुरू में गड़बड़ हो गई तब महीनों लग जाएंगी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, और अपने को ये इस देश की संकल्पना है, उसको आपको ये जितने लोग बैठे हम निश्चित रूप से दिनेश जी जो काम को कर रहे हैं इसको आगे तक हमें पहुंचाना पड़ेगा। तो विशेष दाता मानसिक भाव कैसे हो, दाता हो, सब हो, थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत बात हुई और बिगड़ गए, ट्रैफिक में जा रहे हैं और वहां पर ट्रैफिक फंस गया तो होल्ड पर होल्ड दिए जा रहे हैं। अरे गाना चलाओ और आनंद करो। समय सत्य पर क्षमावाद, जितना हम सत्य पर रहेंगे उतना हमारा हेल्थ ठीक रहेगी, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा। जितना गड़बड़ करते जाएंगे उतना ही स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावनाएं रहेंगी। नेक्स्ट अब फिर दोबारा ये 3 बार कहा है, 100 साल जीने की बात को 1 बार नहीं 3 बार कहा है चरित्र में। फिर आगे लिखा है कि 63 सहस्राणी रात्रिणाम हित भोजना है, जीवति अनातुरो जंतु जितात्मा सम्मत सताम। हितकर आहार विहार करने वाले जितेंद्रिय पुरुष सज्जनों से प्रशंसा प्राप्त करते हुए रोग रहित होकर 36,000 रात्रि अर्थात कैलकुलेशन करेंगे तो 100 वर्ष तक जिएंगे। नॉट नीड फॉर मेडिसिन, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा कि आपका आहार कैसा है। अगर आप हितकर आहार विहार लेंगे तो आप लोगों से प्रशंसा पात्र
हम कहते हैं ना, मैंने अभी कहा कि वेद प्रकाश जी 96 ईयर ओल्ड हो गए और अभी भी दुरुस्त है, तो ऐसी प्रश्न प्राप्त करते हुए आप 100 वर्ष तक जी सकते हैं। यह हमारा है। और हम जितना भी जो, ये हमारा भारतीय कॉन्सेप्ट है। ये जो लाइन है कि हम पवित्रता, नहाने धोने की पवित्रता है, खान पान की पवित्रता है, और सब पवित्रताएं हैं। जाएंगे तो अपने कपड़े भी विद्या वाचा वक्सा वस्त्र, जो 6 वकार है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जो जिनसे दिखती है, नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए, बोलने की शक्ति अपनी अच्छी होनी चाहिए, वक्सा कपड़े भी अपने ठीक होने चाहिए। तो ये जो 6 वकार हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को इंगित करते हैं। लेकिन उनमें सभी में भी इस सोचानाम सर्वेशम आहार शुद्धि विशिष्टते, सर्वेशम सोचानाम अन्नम सोचम विशिष्टते, कि जितने भी पवित्रताएं हैं उनमें आहार की पवित्रता ठीक होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि मैं तो हरी सब्जियां ही खा रहा हूं, मैं तो फ्रूट से ले रहा हूं, मैं तो ये ले रहा हूं, लेकिन आजकल क्या है, उनमें आपको देखना पड़ेगा किस तरह के भोजन को हमको, हमारा जो सिलेक्शन है, कलेक्शन है, उस पर थोड़ा सा विचार आपको करने की आवश्यकता है। अभी एक अमेरिका की जो पोल्यूशन एजेंसी है उसने बताया कि इनके जो फल और सब्जियां और अन्न, इनको प्रारंभ से जब से हम उत्पादन शुरू करते हैं और जब तक आपकी थाली में आता है, वहां तक लगभग 1000 केमिकल से इनका प्रयोग किया जाता है। 1000 केमिकल से इनका प्रयोग किया जाता है। अब हो तो रहा है प्रयोग, अभी खीरा खाएंगे तो बड़ा चमकता हुआ मिलेगा, वैक्स भी हो सकती है केमिकल, उसका अदरक बहुत बढ़िया है, तो उसका तेजाब का साफ हो क्या ही हो। अब कितना बचना, कैसे बचना, कई बार पूछते हैं ना कि प्रश्न आ जाता है इस तरह का कि वो गधे के सींग कितना है, तो कोई कहता है 5 4 3 2 1, तो फिर एक को ठीक मान लो, वो ज्यादा ठीक है। तो कम से कम हम जितना भी है उनको कैसे हम उनको प्यूरिफिकेशन करें, कैसे शुद्ध करें, पहले उसका सिलेक्शन उसका कैसे करें, कलेक्शन, तो ये सब चीजें कितने केमिकल से, इन पर एक अलग से व्याख्यान की आवश्यकता है कि कैसे कौन कौन से केमिकल से क्या क्या हमारे हेल्थ के लिए जो है उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सारा का सारा विषय। तो अब भोजन को, ये सामान्य तरह की कुछ बात है। अब उनमें है कि भोजन हम कैसा करें, तो ये हमें कॉन्सेप्ट हमारा इस देश का कि 100 साल तक हम अपने खान पान से ठीक रह सकते हैं। तो कैसे ठीक रह सकते हैं, अपने भोजन के सिलेक्शन से, हम कैसा भोजन को ले रहे हैं, हमारी थाली में भोजन कैसा आ रहा है। उसके बाद में फिर इसमें एकदम असलियत, आपका भोजन वो प्रकृति एक अलग विषय, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए स्निग्ध भोजन, आपका जो उसमें स्निग्धता है वो आपकी जठराग्नि को, आपके मेटाबॉलिज्म को, आपकी गट को परफेक्ट रखेगा। तो आपका स्निग्ध भोजन होना चाहिए। उष्णम अस्मियात, आप घर पर जाते हैं, आपको गर्म खाना मिलता है और फिर आपको यदि सुबह का खाना शाम को रख दिया जाए तो आपके मन पर उसका प्रभाव होगा, तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा, वो आपको पुष्टिकर नहीं हो सकता है, वो आपके मन के अनुकूल नहीं हो सकता है, वो आपकी पाचन प्रक्रिया में आपको आसानी से सुखाचर नहीं होगा। तो उष्णम अस्मियात, आपका फ्रेश फूड होना चाहिए। आप जब खाएं आप बनाइए, गर्म का मतलब ऐसा नहीं कि आपके दिल पे लोगों का ऐसा लगता है कि बस सीधा, वो भी नहीं, लेकिन उष्णम अस्मियात, बासी भोजन नहीं करना है। मात्रा और अस्मियात जब जा रहे हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मात्रा सी भोजन कितना होना चाहिए, मात्रावत अस्मियात, जो कुक्षी है आधा भोजन भर जाए, कुछ गैस रहे, कुछ लिक्विड रहे, पहले सूप ले लिया, कुछ खाना खा लिया, थोड़ा बहुत हवा के लिए निश्वास से उसको छोड़िए ताकि उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से हो। मात्रावत अस्मियात, भर के ठूस करके नहीं खाना, ये बहुत इसका कॉन्सेप्ट, इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। मैं कभी आपके साथ बैठूंगा तो कैसे वो हमारी गट को डिस्टर्ब कर रहा है, जो सेकंड ब्रेन है उसको पूरी तरह से, अगर आपने भोजन कर रहे हैं ना, आपका भोजन पचेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, जितना आप ले रहे हैं एक्सेशन नहीं होगा पूरा का पूरा उसका। तो मात्रावत अस्मियात, कम करना, मना करना की आदत डालिए। बार बार भोजन आपके आता है, जैसे हम भी कई बार मनवार के बड़े किस्से होते हैं, गुप्ता जी की जाकर कई बार करते हैं, लेकिन ये स्वभाव में डालिए, ये अपनी आदत में डालिए कि मुझे बार बार जो, ये हमारा इस देश की हमारी कल्चर है मान सम्मान की, मनवार करने की, लेकिन मनवार पर भी एक सीमा के बाद में मना करना। जीर्ण अस्मियात, भोजन पच जाए उसके बाद दूसरा भोजन करो, काल भोजन आरोग्य का जो कॉन्सेप्ट है। तन मना भुंजी, टीवी चल रहा है, बात कर रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, आपका वो भोजन सफाई के लिए हो सकता है, भोजन जो सफाई देने वाला काम है वो आपका नहीं होगा। आप कुछ समय के लिए भोजन को साधना की तरह ग्रहण करें,
ऐसा व्यवहार अपने घरों में डालने की आवश्यकता है। इसको डालने का प्रारंभ करना चाहिए, प्रारंभ से ही करना चाहिए। बहुत से परिवार जिनमें ऐसा होता है, बहुत छोटा सा परिवार, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जो अपना ये नागौरी गेट है, जटिया बस्ती, वहां पर मंगल जी हैं, उन्होंने उस परिवारों के बच्चों को लेकर के वो संस्कार दिए हैं कि मैंने उनको बच्चियों को बुलाया नवरात्र पर भोजन के लिए, तो वो आते ही सबका व्यवस्थित उन्होंने अपनी चप्पलें खोली, उसके बाद में उन्होंने हाथ धोए, उसके बाद में उन्होंने पूरा मतलब जो भोजन कैसे करना तो भोजन का मंत्र बोला, उसके बाद में मैंने उनका भाई पढ़ाई का भी टेस्ट किया। तो कहने का मतलब जिन परिवारों की बच्चियां थी, जिन परिवारों के परिवार बिगड़े हुए थे, लेकिन उन बच्चों को उन्होंने पढ़ा करके उनके प्रभाव से उनके परिवार सुधर गए, उनके परिवार बदल गई, उनके फादर जो ड्रिंक करते थे उन्होंने ड्रिंक करना बंद कर दिया। तो छोटे छोटे प्रयास है, बहुत बड़े नहीं। तो छोटे छोटे प्रयासों को हम अपने व्यवहार में, अपने घरों में उनको ले सकते हैं। तन मना भुंजी, एकाग्र होके मन से भोजन करना। अभी आत्मानम अभिसमीक्ष भुंजी, कि मैंने उसी तरह से लिखा है, जो रेफरेंस लिखा है वो लिखा है, आत्मानम अभिसमीक्ष भुंजी। अपने आप को देखें, अपनी प्रकृति को देखें, हमारा जो भोजन है उसका आधार क्या है, मेरी प्रकृति क्या है। मेरे मात्रा से साथ का मतलब 2 चपाती खानी है तो 2 चपाती मेरे लिए हो सकती है। जिसकी डाइट ठीक है, जिसका व्यायाम ठीक है, पहलवानी करता है, उसको तो 2 से कम नहीं चलेगा, उसको ज्यादा खानी है। तो मेरी अग्निबल कैसा है, मेरी प्रकृति कैसी है, मेरा कौन सा स्वरूप है, तो उसके अनुसार अपने आप को देख करके कई बार कहते हैं कि मुझे ये सूट नहीं करता है और तो नहीं खाना है उसको। बार बार हमारे अनुभव से ऐसा हुआ, उसको नहीं खा रहा है। चरवणम को दिया, बैठ करके तनमना भुंजी, तो आराम से बैठे, बहुत भाग में ऐसा नहीं करना। भोजन को बड़े आराम से आप उसको चबाएंगे तो आपका डाइजेशन जो है शरीर से ही लाभ से ही प्रारंभ हो जाएगा और वहीं से उसकी पाचन प्रक्रियाएं, और चबाएंगे तो फिर उसका ठीक से फिर स्टमक में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, वहां उसका पाचन ठीक प्रकार से होगा। और जो अगर जल्दबाजी में करते हैं, बिना चबा के करेंगे, तो वो भी सदैव जीवन देने वाला भोजन नहीं होगा। आराम से बैठ करके अजावत चबा चबा करके भोजन को ठीक से लेना। एक असाभ्यासो दुर्बल कराना, तो बैलेंस डाइट की बात करते हैं हम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स की जो बात करते हैं, तो एक असाभ्यासो, कई लोगों का शौक होता है कि मैं ये लेता हूँ, ये चीज में लेता ही नहीं, तो वो परफेक्ट बैलेंस डाइट नहीं है। सर्वरसा भाष्यो बंद करना, सभी प्रकार के रसों का अपने भोजन में आप मेनू तैयार कर रहे हैं कि मैं मुझे क्या खाना है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि ये जो 800 वर्षों का कालखंड है, जिसमें हमारी कुछ जो अब बाहर के लोग हमारे पास में खाने के लिए सीखने आना चाहते हैं, हम अपने खान पान को बिगाड़ रहे हैं, तो सर्वरसा दासो। अब हमारे खाने में क्या है, जब कॉन्सेप्ट तो एक दिन पहले मीठा खाना है, बाद में अम्ल लवण खाना है, लास्ट में कटौती दशाएं खाना है। अब वो लास्ट में डेजर्ट हम बाद में लेते हैं, मीठा बाद में लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट शरीर तो इसको जो डालोगे वो ले लेगा, आज आप डालोगे जो ले लेगा, क्योंकि आज आपका शरीर युवावस्था में है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन बाद में होंगे। तो आपको अपने खाने में, बैलेंस डाइट में सभी प्रकार के रसों का उसमें भोजन में रहे। आप ऐसा नहीं कि 6 रस एक दिन में लेंगे, लेकिन आपकी जो रूटीन डाइट है उसमें आपका ऐसा अभ्यास होना। आगे काल भोजनम आरोग्य कराना श्रेष्ठ, यदि आप समय पर भोजन करते हैं तो ये स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले कारणों में सबसे अग्र है। आपका कुछ मर्यादा काल की होनी चाहिए। वो अलग बात है कि हमारा काम का शेड्यूल कैसा है, सिर्फ कैसी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। भोजन का जो पचने का टाइम है वो ड्यूरेशन हो, तो काल भोजनम आरोग्य कराना पड़ता है। प्रकृति के आधार पर शरीर की प्रकृति का आकलन करना, वात पित्त कफ त्रिदोष का जो भाव है उस भाव के अंदर कैसे कैसे लेना, तो अनुकूल आहार कौन से हो सकते हैं, प्रतिकूल कौन से हो सकते हैं। वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट है, जो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज्ञान तत्राजम वातम ग्रंथि हम जो पहले लवण है मधुरम लवण, यदि वात की वृद्धि तुमको लेना है, पित्त है तो तिक्त रसाय को लेना है। अभी जैसे पित्त का प्रकोप है, ये जो शरद ऋतु है, या तो अपने भोजन में मधु, पित्त और कषाय, इनको थोड़ा सा कुछ समय के लिए आपको ऐड करना चाहिए। आगे ऋतुचर्या है, क्योंकि भोजन
मैंने कहा ना कि आत्मा में भविष्य और काल को निर्भर करता है। तो हमारी काल का मतलब हमारी उम्र क्या है, उसके अनुसार भोजन को देखना, और प्रकृति का कौन सा काल चल रहा है उसके अनुसार। दोस्तों, कि अभी आप देख रहे हैं डेंगू वायरस फैल रहा है, बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है। अभी आप जितने भी मथुरादास में जाएंगे, वहां जाएंगे तो 95% जो प्रॉब्लम है ना, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, उन्हीं के रोगी मिलेंगे। उनसे ज्यादा रोगी तो घरों पर बैठे जिनको क्या नाम से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। और लेकिन वो 5% का जो बजट है, वो हमारा खान पान अगर ठीक होगा तो वो लोड कम करना पड़ेगा। हम क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी आ रही थी, वहां बैठ के हम चिंता करते हैं कि भाई नया कॉलेज खोलने के लिए 100 पेशेंट होने चाहिए। हमें कहते हैं कि आयुर्वेद कॉलेज को आप टारगेट दीजिए कि हमने नया कॉलेज खोला है और हमने 1000 मरीज रोगी जो है उस हॉस्पिटल में जाने से रोक दिए। तो ऐसा एक विचार होना चाहिए कि हम रोगियों को कितना नहीं होने दे रहे हैं, हम स्वास्थ्य संरक्षण में कितना काम कर रहे हैं। तो प्रकृति के अनुसार भोजन की अपना, ऋतुओं के अनुसार, बसंत ऋतु है, कफ का प्रकोप होता है तो हल्का पाचन में आसान भोजन, मीठे तले हुए और भारी खाद्य पदार्थ में मूंग दाल, हरी सब्जी, गेहूं की रोटी, ऐसों का हम उपयोग कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु है तो वहां पर दोस्तों की जो स्थिति है उनके अनुसार तरबूज, खीरा, नारियल पानी, दही, सत्तू, इनका अपने रूटीन लाइफ में इनका प्रयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु प्रकृति बात का प्रकोप होता है तो अदरक का पानी, खिचड़ी, घी, अदरक, जीरा। अब इनको कैसे प्रयोग करना है, इनकी डिफरेंट फॉर्मुलेशन, उनकी कल्पनाएं हम अपने भोजन में कैसे बना सकते हैं, वो एक अलग से विचार है। शरद ऋतु अभी जो चल रही है, पित्त का प्रकोप है तो कषाय, तिक्त, मधुर अपने भोजन में सुधार है। अभी जो शरद ऋतु है, इसमें पित्त का प्रकोप है और इसी को अब हजारों वर्ष पहले, मैं वही बात कहता हूँ कितनी हमारी साइंटिफिक अप्रोच है कि इस काल को जो है ना, इसको संहिता में कहा यमदृष्टा काल। ये जो समय है इसमें बीमारियां बढ़ेगी, यमदृष्टा काल है, इसमें बीमारियां बढ़ेगी और बीमारियां बढ़ रही है। लेकिन थोड़ा सा खान पान पर अपन ध्यान देंगे तो हम उनसे बचाव कर सकते हैं। और थोड़ा सा यदि हम अपने जो भी ये कह रहे थे कि सिद्धू ने जो कहा कि 46 कैंसर पर उनको रिलीफ मिला, तो उसका आज खंडन भी आया है। आज उसका एलोपैथी डॉक्टर्स ने किसी कैंसर स्पेशलिस्ट ने कहा कि नहीं ये बकवास है। तो ये वो बकवास कहते रहेंगे, लाभ होता रहेगा। ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है और बड़े स्तर का है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम अर्बो मिलियन ड्रग्स है, हम कहते हैं कि हमारी औषधियां जो है कितना आयुर्वेद की बहुत बुरे काम करती है। हमारे पास में ऐसी भी दवा है तो जादू की तरह आपको देंगे और आप क्या है कि मतलब वो हर्बल मेडिसिन भी हो सकती है, कुछ मिनरल्स की मेडिसिन भी हो सकती है जिनका बड़ा तात्कालिक प्रभाव है। लेकिन अब उनको लगा कि ये जो इफेक्ट मिलता है उसको कैसे काउंटर करना, तो फिर पूरा एक तंत्र उस पर लगा हुआ है। हालांकि वो अपने काम से प्रभाव से दिखाती है। तो आप हरण लेंगे रात को भुनी हुई तो सुबह आपको दस्त, मतलब पेट साफ होगा, ये कोई इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता है। तो शरद ऋतु है तो इसमें पित्त प्रशमन के लिए आप लोगों के लिए मैं थोड़ा कहूँगा, आज अभी से थोड़ा सा प्रारंभ करें, कम से 15-20 दिन के लिए जो हरण, हरित की और शर्करा, जो ऋतु के अनुसार हरित की, जो हरण है हरित की, वो बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है। माते हितकारिणी कदाचित कुपते माता लोग हरित की, माता की तरह होती है हरित की। माँ कभी नाराज हो सकती है लेकिन पेट में हरित की कभी वो विकार नहीं करती है। तो वहां पर आचार्य ने एक कॉन्सेप्ट दे रखा, हर ऋतु के अनुसार कौन कौन सी हरित की लेना। तो अभी पित्त का प्रकोप है तो आप अभी शर्करा के साथ में थोड़ा हड़ मिला करके थोड़ा बहुत लीजिए, जैसे और चीजें लेते हैं घर में रख लो, डायनिंग टेबल पर रख लो, मन करे तो दे दीजिए। अभी आने वाले टाइम में बसंत आएगा तो उसमें आप मधु के साथ ले सकते हैं, हेमंत आएगा सोट के साथ लीजिए उसको। तो ऐसे अलग अलग ऋतु में उसको प्रयोग कर सकते हैं। घी, तेल, बाजरा, उनका थोड़ा सा अभी जो शरद और हेमंत ऋतु इसमें इसका प्रयोग करा है। आगे हाँ, ये जो अध्यासन है, इन तरह की जो हमारी भोजन की स्थिति है, हसन, समसन, अध्यसन, तो इनमें अध्यसन जब भोजन पचता नहीं है उसके बाद भी जब डाइट लेते हैं तो वो भोजन अध्यसन कहलाएगा। जीर्ण होने के बाद भी बार बार खाना लेते रहते हैं वो अध्यसन, तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर आप मलाई के प्रोडक्ट हैं, कफ कारक हैं, ऐसी स्थिति में उनके साथ में धनिया और इलायची उनको लेना चाहिए। वही है ये अध्यसन करेंगे, कफ की वृद्धि होगी। फिर जीरा और अदरक का किसी प्रयोग से उसको आपको करना चाहिए। पनीर साफ खाएं, नहीं खाएं, खाएं तो अधिक खाएंगे तो पित्त को बढ़ाने वाला।
कफ को बढ़ाने वाला होगा, काली मिर्च का प्रयोग उस समय उसमें करना चाहिए। तुलसी है ठंडे तो कफकारक और रक्त विकार है तो लौंग इलायची के साथ दे सकते हैं। जव का प्रयोग यदि करेंगे तो ये ओवरऑल चार्ट है आपको के लिए, तो जव का प्रयोग करेंगे तो कफकारक है, हल्दी और सरसों के बीजों के साथ प्रयोग करें। गेहूं अधिक प्रयोग करेंगे तो वो भी कफ को बढ़ाने वाला, अपने भोजन में थोड़ा बीच में अदरक और शुंठी का प्रयोग करें। चावल कफ को बढ़ाने वाला है। सब्जियां वातकारक है, लहसुन पित्तकारक है। लहसुन का प्रयोग करेंगे तो या तो आप उसका लहसुन शीरपाक, और यदि उसका प्रयोग करेंगे तो वहां पर नारियल का चूरा नींबू की चटनी बनाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। प्याज दाहकारक है, लवण नींबू दही सरसों बीज दे सकते हैं। टमाटर ये कफ को बढ़ाने वाला है। केला कफकारक है। नाशपाती ये भी कफ को बढ़ाने वाली है। आगे और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार, जो हमारे खान पान में जो हम देखते हैं, अभी एक रोहतक के पेशेंट थे, उनको विटिलिगो थी, श्वेत कुष्ठ थी, तो उन्होंने कहा कि वर्षों तक उन्होंने दूध और मूली साथ खाई, दूध और मूली साथ खाई। तो ऐसे जो विरुद्ध आहार है, किसके साथ क्या नहीं खाना, ये बहुत बड़ा एक साइंटिफिक उसकी डिटेल्स जो है लिखी है कि हमको वो खाने के बाद में दोषों की कैसे अभिवृद्धि होगी, और दोषों की अभिवृद्धि होकर के वो बाहर में नहीं होगा, निकलेंगे नहीं, उनकी टॉक्सिसिटी शरीर में ही होगी। तो ऐसे विरुद्ध आहार, उन पर थोड़ा सा ध्यान देने का हमको खान पान में आवश्यकता है। जो हम अपना खान पान लें तो ये थोड़ा सा इसको देख लें। जो कई बार कॉन्सेप्ट चला ना कि हम बढ़ते जाते हैं और खाते जाते हैं, तो वहां पर ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके कॉम्प्लिकेशन होंगे 100% होंगे। आज खाएंगे, उनके कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको 2 साल बाद मिलेंगे, किसी के 10 साल बाद मिलेंगे, किसी को 50 साल बाद मिलेंगे, लेकिन ये उपद्रव उनके होंगे। तो दूध के साथ जब भी आप दूध लें, अब बहुत सारे सीधा सा कि खीर भी लेते हैं और रायता भी लेते हैं, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए। तो दूध के साथ दही, नमक, मूली सलाद, सहीजना, इमली, खरबूजा, नारियल, नींबू, केवल जितने भी उनको बोलना है दूध के साथ उसे बचने का प्रयास वो प्लान में नहीं था। दही के साथ अनुराग को बोलना है 10 मिनट, गरम पदार्थ को धन्यवाद देना, काम खत्म। खीरा खरबूजा आदि इसके विरुद्ध है। खरबूजा इसके साथ ये फिर क्या होगा, कफ को बढ़ाएगा। खीरा इसके साथ में लगेगा, कई बार हम उसमें सैलेड लेते हैं या दही के साथ मिला करके भी लेते हैं, तो वो आपके खाने को पचने में प्रॉब्लम करेगा। शहद के साथ घी समान मात्रा में, पुराना घी, वर्षा का जल, तेल, वसा, अंगूर, मूली, ज्यादा गर्म जल, गर्म दूध, अन्य गर्म पदार्थ, सरकार से बने शरबत आदि, ये सारे के सारे विरुद्ध हैं। तो शहद को गर्म करके भी सेवन करना ये संस्कार विरुद्ध है, इसका प्रयोग नहीं करना। शीतल जल के साथ घी, तेल, गर्म दूध, गर्म पदार्थ, तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली आदि, ये सब इसके विरुद्ध है, इनको साथ में नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, गरम जल या गरम पेय के साथ शहद, कुल्फी, आइसक्रीम, अन्य शीतल पदार्थ विरुद्ध है। घी के साथ समान मात्रा में शहद खाना विरुद्ध है। खरबूजे के साथ लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते, पानी आदि विरुद्ध है। तरबूज के साथ ठंडा पानी, पुदीना आदि इसके भी विरुद्ध, इसकी टॉक्सिसिटी होगी। चावल के साथ सिरका नहीं लेना, जो ब्रेड वो सिरका कर देना चाहिए। नमक को अधिक मात्रा में लेना, मात्रा विरुद्ध है। ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं, वो मैंने लिखे नहीं, लेकिन वो नमक को अधिक लेना ये अपना आप ठीक नहीं है। अंकुरित धान्य, चने आदि के साथ कमलनाल विरुद्ध है। कच्चे अंकुरित धान्य के साथ पका हुआ भोजन विरुद्ध है। कच्चे अंकुरित धान्य के साथ पका हुआ भोजन विरुद्ध है। वो कफ को वृद्धि करने वाला है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, वो आपके खाने को नहीं पचने देगा। नहीं पचने देगा तो आम की विकृति होगी, आम की विकृति होगी तो आपके फिर सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। वो टॉक्सिसिटी आपके सेलुलर लेवल पर जाएगी। वो आप जो कहते हैं ना कि 10 दिन के नेचुरोपैथी में आइए, भर्ती हो जाइए, तो जो सेलुलर लेवल पर जो टॉक्सिसिटी हुई है, इंजन की गाड़ी की सर्विस करवाते हैं साल भर में, तो वही कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद में भी लिखा है बिल्कुल कि आपको साल में 2 बार जो है विरेचन और बौन लेना है। तो शरद ऋतु में विरेचन लेना, ये जो ऋतु चल रही है ना, इसमें विरेचन लीजिए। यहाँ भर्ती हुई है, वहां पर भी आइए, वहां जाकर के कुछ आपको खुराक देंगे, जो जुलाब जिसे कहते हैं। आप पेट साफ कीजिए, जो जुलाब है पेट साफ है, तो वो खाली ऐसा नहीं दवा लेने से आपको
3 बार आप दस्त गए तो आपको पेट जाएगा साफ हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो पूरी प्रक्रिया, वो जो टॉक्सिसिटी आपकी कोशिका स्तर पर है, कोशिका स्तर पर है, वो सेलुलर लेवल से वो पेट में आएगी, आकर के वो उसकी बबल होगा या ब्लीचर। तो बहुत बड़ा इसका एक विज्ञान है, जो काफी पेपर्स है, स्टडी आप देखेंगे, आप देख सकते हैं चीजों को। घी कांसे के बर्तन में 10 दिन से अधिक समय तक रखा, घी विषाक्त हो जाता है। दूध, सुरा, खिचड़ी, तीनों को मिला करके ये सममात्रा दूध है। आगे आपको हितकारी चीजों में इनके साथ में तो प्रयोग कर सकते हैं, उनके पचने के लिए वो सुपाच्य भी होंगे, उसके कार्य को बढ़ाने वाले भी होंगे। उड़द टक्कर खांड अपने भोजन ले सकते हैं, तने मूली ले सकते हैं, मूंग के साथ आंवला ले सकते हैं, अरहर, कांजी, गेहूं के साथ ककड़ी, मक्का, अजवाइन, खिचड़ी, चना नमक, दूध, मूंग का यूज, घी, जबी, ये उनके अनुसार नेक्स्ट। हाँ, आम, दूध, केला, घी, नारियल, फूल, जबी, नमक, द्राक्षा, मूंग, आलू, तंदुरुदक, आलू है तो तंदुरुदक का प्रयोग, उसको पचाने में सुकर रहेगा। पूर्व, सौंठ, इनका हम प्रयोग कुछ द्रव्यों के साथ में वो इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रकृति के अनुसार कब का प्रकोप है तो क्या पेय हम ले सकते हैं? उष्णोदक, मधु, शुंठी, क्वाथ। अब ये उष्णोदक है, छोटा सा विषय नहीं, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। वात का प्रकोप है, उष्णोदक, घृत, रसगुल, क्वाथ आप ले सकते हैं। पित्त का प्रकोप है, दूध, तंदुरुदक, दारू ले सकते हैं। तो पित्त का प्रकोप जैसे मैंने कहा कि सर्द है, तो अभी भी आप दूध, तंदुरुदक और दारू सरस, ये आपको लाभ करेगा। बीच बीच में आप कभी इसको ले सकते हैं। और जो अल्पान जल है, अब जल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सही नहीं महत्वपूर्ण है। हमारे जल के बारे में बहुत लिखा हुआ है कि जल जो है, अभी एक जयपुर के डॉक्टर थे, उनको कोरोनरी ब्लॉकेज था किसी पेशेंट को, उन्होंने गर्म पानी और दालचीनी पिलाई, उनको बड़ा अच्छा लाभ मिला। तो लाभ क्यों मिला? उसकी साइंटिफिक अप्रोच है। यह हजारों वर्ष पूर्व जो आचार्यों ने लिखा है, तो वो बड़ा उसका वैज्ञानिक विवेचन के बाद लिखा है। अष्टमेनान शेषेन चतुर्थे नवकेनवा अथवा क्वथनवेदीतम उष्णोदकम ऋषि श्लेष्म आम्बात मेदोगनम बस्ती सोदन दीपा। आप पानी को गर्म करके पीजिए, गर्म पानी भी अलग अलग रूपों में उसकी तासीर है। आप कितना गर्म करके पीना है, खाली बॉइल करके पीना है, पानी तो स्टूल ही है, लेकिन उसको आधा शेष रखना है, 1/4 शेष रखना है, उसको पिएंगे तो उसकी तासीर बदलेगी। और उसको बदलने से श्लेष्मा आम्बात मेदोगनम, यही कारण है कि कोरोनरी ब्लॉकेज में भी काम करता है। आप जो किडनी की बात कर रहे हैं, वहां भी आप रात को ऐसे पेशेंट उनको हल्का सा उसमें उस लेवल का हल्का उष्णोदक पानी उनको पिला सकते हैं। तो अकेले पानी का प्रयोग करना। अब शीतल जल किसको देना, गर्म जल किसको देना, अंशुदक, ये जो अभी जो समय चल रहा है, इसमें आप थोड़ा प्रयास कीजिए। एक पानी बनाते हैं अंशोदक, जिसको अंशोदक भी कहते हैं, अंशुदक भी कहते हैं। आप पानी को, अंशुदक का मतलब ये जो शरद ऋतु चल रही है, उसमें आप पानी को सुबह दिन भर वो सूर्य की ऊष्मा से गर्म हो, रात को वो ठंडा हो, उस पानी को लीजिए, तो वो अमृततुल्य पानी है, उसी को अंशुदक बोलते हैं। अंशुदक इसलिए बोलते हैं कि जो सूर्य की अंशु किरणें हैं उनसे वो प्रतप्त है। अब ये एक बहुत बड़ा विषय है कि पानी को कितना गर्म करना। न्यूमोनिया में कैरान से अदामूत्र देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको कितना गर्म करना, तो ये एक बड़ा एक विषय है। तो अंशुदक का प्रयोग करें किस ऋतु, ये जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु में अंशुदक जो सूर्य की किरणों से गर्म हुआ पानी है, उसको कुछ समय पी करके देखिए, उसके लाभ मिलेंगे। इसी को अंशुदक भी कहा है। अंशुदक क्या है कि ये जो ऋतु चल रही है, जो तालाब में पानी ऐसा सूर्य की दिन में गर्म होता है, रात को ठंडा होता है, तो अंश उसमें विचरण करते हैं, अंश स्वच्छ पानी में घूमते हैं, इसलिए उसको अंशुदक भी कहते हैं। तो अंशुदक का एक अपना एक प्रभाव है। पोष पानी, सुबह सुबह पानी का सेवन करना, उससे लाभ। नारियल का जल अपना आप में बल, मधुर, बलदायक, शीतल, पाचक देता है। दूध मेद बलदायक, रसायन अपना आप में डिफरेंट दूध कैसे यूज करना। दही, जीवन, बलकारक, अपना आप में महत्व है। छाछ किसको नहीं लेना, लेना, ये बड़ा विषय है। तक्र के प्रकार है, भाव प्रकाश 5 प्रकार के तक्र बताता है। 150 के बने और तक्र इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे तो जो प्रशंसा करते हैं ना, बोल दो अभी थोड़ा बहुत कुछ बढ़ाना है, 150 लोग कर लें। अपने भोजन में छाछ को शामिल करें। घृत, तेल और मधु, ये सारे के सारे अनुपात जिनका हम किसी किसी प्रकार से आत्मानम अभिसमीक्षा, अपने आप को देखते हुए
चिकित्सक की सलाह के आधार पर कहां पर उनको हम ऐड कर सकते हैं, वहां पर ऐड करना चाहिए। अभी तो मैं समझता हूं कि ये भोजन से जुड़े हुए जो विषय हैं, ये मैंने आपको याद दिलाए हैं। हम जानते सभी हैं, सभी को हमको सारा याद है। हम ये भी जानते हैं कि आराम से बैठ के बिना टीवी देखते भोजन करना चाहिए, हमको चला चला कर भोजन करना चाहिए, मेरी थाली में क्या होना चाहिए, और हम जानते हैं कि मेरी थाली में ये गलत है, लेकिन फिर भी उसका हम यदि अवहेलना करेंगे तो रोग तो होंगे। रोग होने के तीन ही कारण हैं, रोग होने के तीन ही कारण है, काल, अर्थ और कर्म। एक तो समय, जो ऋतुएं हैं, जो ऋतुओं के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो रोग होंगे, और अर्थ, जो आप अपनी मनमर्जी से जो खाना खाते हैं उसके कारण वो रोग होंगे। तो ऐसा, जिसको एक प्रज्ञावाद शब्द दिया है कि ये धरती स्मृति भ्रष्ट या तुम जब कर्म करते अशुभम, बुद्धि को डॉक्टर हैं समझते हुए बिना यदि हम अपने खान पान पर काम करेंगे तो फिर आप रोगी होंगे, सफाई नहीं हो सकता है। बड़े धैर्य से आपने सुना, उसको याद रखा जो कह रहे थे चर्चा की। तो मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी बातें थी, लेकिन छोटे छोटे कदमों में आसमान नापने वाली बातें हैं। संजय जी समर्थन कर रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी न किसी अंश में इन छोटी छोटी बातों को, एक दो बातों को हम अपने जीवन में लें और अपने बच्चों में डालेंगे। तो अभी तो क्या है कि हमने खान पान हमारा बहुत बढ़िया था, इसलिए इस समय आकर हमको प्रॉब्लम हुई। अभी बच्चों का इतना खान पान बिगड़ा हुआ है कि आने वाली पीढ़ी बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो कुछ अपने परिवारों में थाली पर अपना फोकस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।